नाजायज रिश्ते, नाजायज तरीके कब किसी इंसान को गुनाह की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सपने देखना, कामयाब होना, बेहतर जिंदगी पाना, यह हर किसी के लिए जायज है, लेकिन नाजायज है वो तरीके जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर इख्तियार होते हैं। किसी और की मेहनत पर अपने उज्जवल भविष्य की कामना रखना रेत के उस महल की तरह से है जो समंदर की लहरों से कभी भी बिखर सकता है। और ऐसी ही पहेली है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का एपिसोड, जिसमें किसी एक के फरेब ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हेलो, मुकेश गडकरी। ओ बोलते हैं। तेरी बेटी को हमने किडनैप किया है। फटाफट 2 करोड़ भेज, नहीं तो तेरी बेटी के टुकड़े करके बेचता हूँ। ए शाने सुन, ये फोन रख, समझा? और वापस इस नंबर पे फोन किया ना तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा तुझे। ये फैशन वैशन के चोचले बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दिन बिगड़ती जा रही है तू। क्या हुआ? अपनी लाडली बेटी को संभाल, वैसे भी माहौल खराब है आजकल। एक तरफ मुंबई के एक बहुत बड़े लैंड ब्रोकर मुकेश गडकरी को लगातार फोन आ रहे थे कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसकी इकलौती बेटी उसकी आंखों के सामने थी। और जिस लड़की को उसकी बेटी समझकर किडनैप किया गया था, वो खुद ये बोले जा रही थी कि वो मुकेश की बेटी नहीं है। लेकिन किडनैपर उसका विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर कौन थी ये लड़की जिसे बंधक बनाकर रखा गया था? क्या वो वाकई में मुकेश गडकरी की बेटी थी या नहीं? और दूसरी तरफ था एक बच्चा जो बंद कमरे में अकेला तड़प रहा था और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। आखिर ये माजरा क्या था और ये तीनों लोग आपस में किस तरह से जुड़े हुए थे? पता चला कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? हेलो, आप प्लीज इन्हें पैसे दे दो, प्लीज, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। आप जानते नहीं ये लोग कितने खतरनाक है। 2 दिन से खाना तो क्या, पानी तक भी नहीं पिया। ए शाने, सुना ना तूने? ए शाने, तू जो भी है ना सुन, ये नाटक बंद कर। तू एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। तेरे बाप की हराम की कमाई नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा ही है। और एक बात सुन, अगर फिर से फोन किया ना तो जहां है ना वहीं पर। साला पागल साला। देखिए, मुझे लगता है आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे दे दो, पर अगर वो अपनी बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी तो है, उसकी जान खतरे में है। हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हेलो, मेरा तोहफा देखा तूने? निकल गई ना सारी अकड़। अब सुन, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े कर कर तेरी बेटी को तेरे पास भेजूंगा। कितने पैसे चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़? नोट कौन से ले आऊं? मतलब सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए, राइट? और कहाँ पैसे पहुंचाने होंगे? किसी सुनसान जगह में। और मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा, वरना तुम तो मेरी बेटी के टुकड़े कर दोगे। अरे वाह, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। एकदम पहुंची हुई चीज है तू। अब सुन, पैसे कहाँ और कब लेके आने वो जगह मैं तुझे बताऊंगा। तू पैसों का इंतजाम कर। बिल्कुल, तुम जहां बोलोगे वहां पैसे पहुंचा दूंगा मैं। पैसे लाया? दे जल्दी। मेरी बेटी तुम दोनों के पास है ना? क्यों रे, तेरे को डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, पर शायद तुम दोनों को है।
वही दूर करने आए हैं। मतलब? अंकल ज्यादा शाना बन रहा है तू? जानता नहीं तो हम लोग को अभी। ए तुम लोग क्या है तुम लोग? बढ़ देगा, डाल देगा, डाल देगा, बोलता है ना मैं, डाल देगा। आगे नहीं बढ़ने का। तेरी अरे रुको, 2 करोड़ तो ले जाओ। इस केस में सवालों की लंबी लिस्ट थी। आखिर मुकेश पुलिस के पास ना जाकर इस मामले को इतना हल्का क्यों समझ रहा था, वो भी किडनैपर्स द्वारा कटी हुई उंगली का फोटो भेजने जैसे वाकये के बाद। देखने से तो यही लग रहा था कि मुकेश को उस लड़की की जान खतरे में होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या मुकेश का और उस लड़की का कोई संबंध था? और दूसरी तरफ वो बच्चा कौन था जो अकेले ही तड़प रहा था, रो रहा था, खेल रहा था? इन दोनों कहानियों का आपस में कोई संबंध था भी या नहीं, और इसका अंत क्या होने वाला था, वो तब सामने आता जब कोई इन सवालों के जवाब तलाश करता। लेकिन उसकी किसी को पड़ी ही नहीं थी, और इसी अनदेखी में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। मुकेश गडकरी? हाँ, मेरे पापा हैं। उनका कुरियर आया हुआ। अरे काय झालं? तू चिल्ला रही हो दोनों माँ बेटी मिलकर? कोई मर गया क्या जो? हेलो, क्या हुआ? सांप सूंघ गया तेरे को? अरे तूने ही मजबूर किया है सब करने को मेरे को। देख, तेरे को पहले मैं फोटो भेजा था ना उंगली का, तेरे को समझा नहीं, इसलिए पार्सल करके मैंने तेरे को डायरेक्ट उंगली भेज दिया। अभी भी सुधर जा, पैसे भेज फटाफट, नहीं तो अगली बार मुंडी भेजूंगा, समझा? गडकरी साहब, पिछले 2 दिन से आपको रैंसम के कॉल्स आ रहे हैं और आप आवा रहे हैं हमारे पास। माना कि आपकी बेटी किडनैप नहीं हुई, लेकिन किसी लड़की की जान खतरे में है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए। आपको किडनैपर्स लगातार 2 दिन से कॉल्स कर रहे हैं। लड़की की आपको आवाज सुनाई गई, यहां तक कि उंगलियां काट के उन्होंने भेज दी। तब भी आपको ये लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं? अगर आपकी खुद की बेटी होती तब भी आपको ये लगता कि मजाक कर रहे हैं? आपकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान खतरे में। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी साहब, पर मैंने इतना सब कुछ सोचा नहीं। यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाते। वो नंबर बताइए जिससे आपको फोन आया था। सर, वो हमेशा अलग अलग नंबर से फोन करता था। मला वाटलं कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने नंबर सेव नहीं किया। पर हाँ, ये वो नंबर है जिससे लास्ट रैंसम कॉल आया था। यांचा मोबाईल सलूनचा टाका आणि यांचे कॉल रेकॉर्ड्स में काढा। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, समझा? हो साहब, आइए। राणे, ट्रेस करो वो कुरियर कहां से और किसने भेजा। सर, मुझे लगता है कि हमें मुकेश के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ये लापरवाही जानबूझकर कर रहा हो। और सबसे पहले हमें यह भी पता करना चाहिए कि अगर मुकेश की बेटी उसके घर पर ही है तो किडनैपर उसे रैंसम कॉल क्यों कर रहा है। राणे, ये केस हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ही हमारे पास लड़की का चेहरा है और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। लड़की कौन है, कहां से है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि किडनैपर समझते हैं कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है। अब हमें यह पता करना होगा कि क्या वाकई मुकेश गडकरी का उस लड़की से कोई संबंध है या फिर किडनैपर्स को गलतफहमी हुई। किडनैपर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुकेश पे दबाव बनाने के लिए वो लोग ऑलरेडी लड़की की उंगलियां काट चुके हैं। लड़की की लाइफ डेंजर में रहने, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस।
निशा, काकी आपने मिथिला को देखा क्या? मिथिला को? हाँ नहीं रे, उसे तो कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा, और मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना? नहीं, मुन्ना को भी नहीं देखा मैंने। लेकिन हुआ क्या है निशा? क्या ये पार्सल तुम्हारे सेंटर से कुरियर किया गया है? जी सर। जिस आदमी ने ये पार्सल भेजा, क्या तुम उसे पहचानते हो? सर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में 1000 लोग आते कुरियर करने। देखो, ये पार्सल एक किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है। तुम्हें कोई भी ऐसी चीज याद है जो तुम्हें संदिग्ध लगी हो? हाँ सर, याद आया। वो आदमी चेंज लेना भूल गया था। मैं थोड़ी देर उसकी राह भी देखी थी, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने मुझे जो कांटेक्ट नंबर दिया था, मैंने उस पर फोन ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। अगर हम इस आदमी का स्केच बनवाते हैं तो तुम उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ जरूर सर। यही था वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही दिखता था। ठीक है राणे, ये स्केच मुंबई और पुणे के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, और एक बार चल के मुकेश और उसके परिवार को भी दिखा। आप पहचानते हैं इसे? जी नहीं। आप लोग जरा गौर से देखिए, किडनैपर्स में से ये एक है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। मुकेश जी, आपके हिसाब से किडनैपिंग के साथ में आपकी कोई लिंक नहीं, फिर लोग बार बार रैंसम के लिए आपको ही कॉल क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको आपकी बेटी बता रहे हैं? है कौन वो लड़की? सर मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। क्या वो वाकई उसकी बेटी थी, या फिर वो किडनैपर्स की किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई थी, और वो बच्चा जो मुंबई की एक चौल के कमरे में बंद था, वो अचानक कहां गायब हो गया था? उसकी मां निशा बच्चे को किसी मिथिला के पास महफूज छोड़कर गई थी। कौन थी ये मिथिला और इस वक्त कहां थी? क्या उसी ने बच्चे को गायब किया था, या फिर बच्चा और मिथिला किसी अनहोनी का शिकार हो चुके थे? मुकेश गडकरी को रैंसम कॉल तूने किए थे ना? कौन गडकरी साहब? मैं किसी गडकरी को नहीं जानता साहब। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। ये किडनैपिंग मैं क्यों करूंगा साहब? ये नंबर तेरा ही है ना? ये नंबर मेरा नहीं है साहब। तो किडनैपर के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? मुझे क्या मालूम साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ साहब। सर, इनका 1.5 साल का बच्चा गायब हो गया। सर सब जगह देखा, कहीं भी नहीं मिला। आप बैठिए। आप लोग ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ? सर, मैं फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर का काम करती हूँ। अभी 3 दिन पहले लोनावला में मेरा 1 दिन का शूट था, तो मैं मेरी सहेली मिथिला, जो चौल में हमारे घर के ऊपर वाले माले पर रहती है, उसके पास अपना बच्चा छोड़कर गई थी। लेकिन सर, शूट 1 दिन की जगह 2 दिन और बढ़ गया, और सर जब आज 3 दिन बाद मैं घर वापस आई तो देखा मेरा बच्चा और मिथिला दोनों गायब हैं। आपके पास दोनों की कोई फोटो तो होगी ना? हाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को मिथिला ने किडनैप किया? आप लोगों के पास कोई रैंसम की कॉल तो नहीं आई ना? सर हमारे बच्चे को अगवा करके किसी को क्या मिलेगा? हम कोई अमीर आदमी नहीं है। वो तो मुन्ने को बहुत प्यार करती थी। बाबू, ये देखो मौसी क्या लाई। ये देखो कपड़े भी लेकर आई हूँ। पागल है क्या तू? हाँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ओफो, मेरे और बाबू के बीच में कुछ मत बोलो। सर, मिथिला तो मुन्ने को अपने बच्चे की तरह मानती थी। आप तो शूटिंग पे थे, लेकिन आप कहाँ थे? सर मैं अपनी कंपनी के काम से बड़ौदा गया था। मैंने इसे बोला मैं वापस आ जाता हूँ। इसने बोला नहीं, बच्चे को मिथिला संभाल लेगी, और मैं इसकी बात मान गई। सर, मेरे बच्चे को और मिथिला को ढूंढ दीजिए। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर, जिन नंबरों से मुकेश को रैंसम कॉल किए गए हैं वो सारे फेक आईडी पर खरीदे गए हैं, और किसी भी नंबर का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सारे नंबर लगभग 1 महीने पहले खरीदे गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पुणे के आउटस्कर्ट्स एरिया से सारे कॉल किए गए हैं, क्योंकि सबके मोबाइल टावर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किडनैपर्स जो है वो नौसिखिए नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल्स हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इनको ये नहीं पता कि ये मुकेश की बेटी नहीं है, या फिर मुकेश ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है। राणे, एक काम करो,
पुणे और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में ये पता करो कि कोमल के एज ग्रुप की कोई लड़की मिसिंग है क्या, क्योंकि इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो किडनैपर्स ने गलत लड़की उठाई है, या फिर मुकेश की कोई नाजायज औलाद है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और उसके जीने या मरने से मुकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मधुरा कहाँ है? ऐसा तो किसी को नहीं देखा साहब, पर पता करता हूँ मैं इसके बारे में। जल्दी कर ले अब्दुल, लड़की अभी भी उनके कब्जे में है। हाँ साहब। सर, हमने पूना और उसके आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, लेकिन 3 दिन पहले कोमल के एज ग्रुप की किसी भी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। मुकेश की इंक्वायरी में कुछ सामने आया? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड हमने दोबारा से चेक किए। किडनैपर के अलावा मुकेश की कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर उससे बिजनेस से रिलेटेड ही कॉल्स किए गए, पर हाँ, एक हेमा नाम की औरत का नंबर मिला है जिस पर मुकेश की अच्छी खासी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स है। हेमा? साहब, ये हमारा घर? हाँ, और वो ऊपर मिथिला रहती है। तावड़े सर, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। तावड़े तो ये तो मिथिला का पोर्टफोलियो है। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, मैंने ना मिथिला को देखा है ना उसके बच्चे को देखा है। इतनी बड़ी चौल में किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। साहब, 3 दिन पहले चौल से बाहर जाते हुए मैंने तो उसे देखा था, पर मालूम नहीं वो वापस आई भी या नहीं। जब 3 दिन पहले आपने मिथिला को जाते हुए देखा था तो उसके साथ में कोई छोटा बच्चा भी था क्या? नहीं साहब, बच्चा नहीं था, पर बच्चे की रोने की वक्त मिथिला की जाने के बाद ही आ रही थी। आपको क्या लगता है बच्चे की किडनैपिंग मिथिला ने की होगी? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, मुंडा से बहुत प्यार करती थी। तावड़े, पूछताछ से तो यही लग रहा है कि मिथिला ने शायद बच्चे की किडनैपिंग नहीं की। उसने नहीं किया तो किसने किया? तेरी सहेली है ना वो, हमेशा बोला था तेरे को कि बच्चा किसी के पास छोड़ के मत जाना। अरे माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे की कोई देखभाल कर सकता है, लेकिन तू नहीं समझी। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और तो मुझे मिस्टर गडकरी, ये हेमा कौन? कौन? हेमा सर, मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता। चलिए मैं बता देता हूँ हेमा कौन है। हेमा वही है जिससे आप घंटों फोन पे बातें करते हैं, हफ्ते में 4-4 दिन उसके घर जाते हैं। इसका गवाह है उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी। अब याद आया हेमा कौन है? अब ये बताओ कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सर, हम दोनों के बीच संबंध है, मतलब हमारी शादी नहीं हुई, पर वो मेरी बीवी की तरह ही है। उससे तुम्हें एक बेटी भी है। कहीं तुम्हारी यही बेटी तो किडनैपर्स के पास नहीं है? सोसाइटी के डर से तुम ये कबूल नहीं करना चाहते, तुमने ये बात हमसे भी छिपाई, क्योंकि ये बेटी तुम्हारी जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, फर्क पड़ता है, मैंने चेक भी किया। मधुरा सेफ है लोनावला में अपने हॉस्टल में, और वो सिर्फ 12 साल की है। सर, हमने क्रॉस चेक किया, मुकेश सच बोल रहा है। उसकी बेटी मधुरा लोनावला के एक हॉस्टल में ही है, उसकी उम्र 12 साल की है। सर, हमने अपने तरीके से भी मुकेश से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, हेमा और मेरी बीवी कालिंदी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है साहब, और कोमल और मधुरा ही मेरी बेटियां हैं। खरं सांगतो साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वो लड़की कौन हो सकती है जिसे किडनैपर्स ने मुकेश की बेटी समझ के उठा ली? मुकेश से उसका क्या लेने देना? सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ना ही उसकी कोई पहचान है, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी, जिसके बिना पर हम उसे ढूंढ सके। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता है तो उनसे कहिए कि आपको उनकी हर शर्त मंजूर है, और उनसे कहिएगा कि इस बात की तसल्ली के लिए कि लड़की ठीक है, लड़की का एक वीडियो बना के भेजे, जिससे उसकी तलाश करने के लिए हमें उस लड़की का चेहरा मिल जाए। ओ साहब। ओके, थैंक यू। सर, जिस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उस लड़की की 2 जगह पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, एक लोअर परेल पुलिस स्टेशन में और दूसरी सोलापुर के बार्शी पुलिस स्टेशन में। किस किस ने कंप्लेंट लिखवाई?
सर, मुंबई के लोअर परेल पुलिस स्टेशन में जिस लड़के ने कंप्लेंट दर्ज की है, उसका कहना है कि वो उस लड़की की पड़ोसन है। और बार्शी के पुलिस स्टेशन में जिस औरत ने कंप्लेंट दर्ज की है, उस औरत का कहना है कि वो उसकी माँ है। राणे, ताबड़तोब या दोघींना पोलीस स्टेशनला बोलावून घे. ओके सर. इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये मेरी बेटी मिथिला है साहब. सर ये मेरी फ्रेंड है. इसके बारे में कुछ पता चला? ये कहाँ है? आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है. क्या? क्या? और सब मेरा बच्चा कहीं उसे भी किसी ने? देखिए, आपके बच्चे के मिथिला के साथ होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि किडनैपर्स ने अभी तक किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया. वो तो यहाँ मुंबई आई थी एक्टिंग करने के लिए. आपकी बेटी का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है ना? नहीं साहब, मेरी बेटी का नाम मिथिला सुरेश वार्षिकर है. हाँ सर, उसका नाम मिथिला मुकेश गडकरी है. हमारे चौल में सब उसे इसी नाम से जानते हैं. निशा के मुताबिक लड़की का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है, जबकि उसकी माँ का कहना है कि उसका नाम है मिथिला सुरेश वार्षिकर. राणा, इस लड़की के नाम के पीछे कुछ तो है जिसका हमें पता लगाना होगा. मिथिला, मेरी बात सुन बेटा, तू यहीं रह के कुछ काम देख ले. इतने बड़े शहर में तू क्या करेगी? हाँ, ओफो माँ, तुम डर भी रही हो और इतना सारा सामान भी दे रही हो. अरे वजन हो जाएगा, कैसे लेकर जाऊंगी मैं? आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है. कल जब वहां मां नहीं होगी ना तुम्हारे साथ, तब इन्हीं चीजों में तू मुझे ढूंढेगी. मुझे पता है तू अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखने वाली है. माँ, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी. पता है, वहां मुझे बिना बोले समझने वाला कोई भी नहीं होगा. तभी तुम्हें बोल रही हूँ ना, फिर एक बार सोच ले. यही रुक जा. माँ, मुझे जो करना है वो यहाँ पे नहीं हो सकता. मेरा करियर मुंबई में है. मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, खूब नाम कमाना है, खूब पैसे कमाने हैं. ऐसे रोते हुए मत भेजो ना, खुशी खुशी भेजो. ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू जा. मैं जानती हूं तेरे सारे सपने पूरे होंगे. तू बहुत बड़ी कलाकार बनेगी. गणपति पापा तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे. हाँ साहब, ये लड़की मिथिला मुकेश गडकरी के नाम से मेरे यहीं पे रहती थी भाड़े से. सब ये मेरा घर है, यहीं पे रहती थी वो सब. और ये देखिए, ये एग्रीमेंट जो है ना भाड़े का, उसमें यही नाम है. ये मिथिला लड़की कैसी है? सब बड़े बाप की औलाद है, कैसी रहेंगी? थोड़ी लापरवाह है और भाड़ा भी टाइम से नहीं देती थी. लेकिन मैंने उसको कभी कुछ बोला नहीं. क्यों? सब मुकेश गडकरी की लड़की है, बड़ा आदमी है वो. इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, ये तो मिथिला है, यहीं पर रहती है. पूरा नाम क्या है उसका? का मिथिला मुकेश गडकरी. मुकेश गडकरी इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उसकी बेटी ऐसे एरिया में रह रही है. आप लोगों ने उसे पूछा क्यों नहीं? बड़े आदमी के चौसले साहब, सुना है कुछ फिल्म में काम कर रही है, उसमें गरीब का रोल मिला है उसको. गरीब आदमी कैसे रहता है ये देखने के लिए इधर आइए साहब. हाँ सर, मिथिला को सबसे पहले चांस मैंने ही दिया था. अमीर बाप की बेटी थी. कास्ट करते समय बोली कि उसका बाप थोड़ा बहुत फाइनेंस कर देगा. मैंने भी सोचा कि उसके बाप के पैसे से पिक्चर बना लेंगे, लेकिन कहाँ सर, वो तो मेरे पैसे लेकर भाग गई. सर, ये मिथिला तो खुद एक फ्रॉड निकली. किसी बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करके उसकी बेटी बनकर ये लोगों को बेवकूफ बना रही है. लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये खेल उसे कितना महंगा पड़ सकता है. हो सकता है कि किडनैपर को भी यही लगा हो और इसीलिए उसने उसे उठा लिया और रैंसम कॉल गडकरी को करने लगा. अजीब बात यह है कि मिथिला और निशा के बच्चे के गायब होने की किसी को भनक तक नहीं लगी. सर, मेरे गले से एक बात नहीं उतर रही है कि मिथिला यूं ही मुकेश गडकरी का नाम यूज नहीं करेगी. मुझे तो लगता है इन दोनों में जरूर कोई संबंध है. मुकेश गडकरी क्यों? शहर में और भी तो बड़ी हस्तियां हैं. वहिनी, मिथिलाने तुम्हाला मनी ऑर्डर पाठवली आहे. हे घ्या, याच्यावर अंगठा लावा. हेलो. हेलो माँ, आपको पैसे मिल गए? हाँ बेटा, मिल गए. ये मेरी पहली कमाई है. माँ, आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप इन पैसों से ले लेना. ठीक है? ठीक है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे. मैं चाहती हूँ कि तू बहुत बहुत तरक्की करे. मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ. अपना ख्याल रखना. आप भी ध्यान रखना. सर, सुशीला साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखिए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी पता चल जाएगा.
आप किसी मुकेश गडकरी को जानती है? मुकेश गडकरी? कांदुली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जमीन खरीदवाना बिकवाना वो काम करते हैं, ब्रोकर है। हाँ साहब, मैं जानती हूँ उनको। मैं 10-12 साल पहले मुकेश साहब के यहाँ काम करती थी साहब। 2 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है, लेकिन मेरे मर्द ऑफ होने के बाद मैं गांव वापस चली गई। मिथिला तब कितने साल की थी? 10-11 साल की होगी साहब। इसका मतलब है कि मिथिला ने बचपन में ही मुकेश गडकरी का नाम, उसकी इज्जत और उसका रुतबा देखा था, जिसका उसने फायदा उठाना चाहा जब वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई। लेकिन उसकी यही सोच उसको भारी पड़ गई, क्योंकि बाकी लोगों के साथ साथ किडनैपर्स ने भी यही समझ लिया कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है। सलाम साहब, जिस आदमी की स्केच दी थी आपने, वो आदमी रेड लाइट एरिया में दिखा है और किसी लड़की को बेचने की बात कर रहे हैं। और हाँ साहब, उस लड़की के हाथ की उंगलियां भी कटी हुई हैं। सलाम साहब। इसका मतलब है कि किडनैपर्स को पता चल गया कि मिथिला मुकेश गडकरी की बेटी नहीं है, और अब वो मिथिला को बेच के जितना पैसा हाथ लगे कमाना चाहते हैं। राणे, तैयारी करो, अब की बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। ओके सर। तुम्हारी चौल की एक औरत निशा का बच्चा गायब है, तुम्हारी दुकान चौल के एंट्री पर है। क्या तुमने किसी को बच्चा ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं देखा, मगर साहब मुझको एक बार जरूर खटकी है। कौन सी बात? वो निशा की पड़ोसी ना उर्मिला काकू, उनका कोई बच्चा नहीं है। वो दिन वो बच्चे का सामान, डायपर, खाने पीने की चीजें लेकर गई। तभी मैंने उससे पूछा ये किसके लिए, तभी मुझे वो बोली मेरे बेटी के बच्चे के लिए, जबकि साहब उसकी बेटी कई महीनों से यहाँ आई नहीं है। गलती नहीं होनी चाहिए राणे, वो लड़की हमें किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। पोजीशन ले लो। यही है सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। उठाओ इन सबको। सर, ये खिलौने मिले। चल बता, बच्चे को कहां छुपाया है? साहब, कौन सा बच्चा और आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? साहब, मैं कुछ समझा नहीं। चावड़े, चल समझा इसे। ये देख तेरी कॉल रिकॉर्ड। सुरेश मिश्रा नाम के आदमी से तू लगातार बात करता है, जानता है ना वो क्रिमिनल है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की केस में वो वांटेड है। और जब से निशा का बच्चा गायब हुआ है, तब से तू उस वांटेड सुरेश मिश्रा से लगातार टच में है। अब आगे की कहानी तो खुद बताएगा, क्योंकि अगर हम तेरे से पूछेंगे तो बड़ा अफसोस होगा तुझे बाद में। बोल। राणे, ए, रुक। शक्ल देगा इसकी। कौन है तू? तेरे को क्या मतलब? पुलिस। अरे साहब, ये यहीं की लड़की है, अभी अभी कस्टमर के पास से ही वापस आई है। हाँ साहब, चेहरा बाबा इसे। लड़की को किडनैप करेगा? मिथिला, वहाँ मिथिला, किसी मुझे माफ कर दो। कामयाब इंसान मरने के सिर मार दी मैंने मुकेश गडकरी का नाम ले लिया और झूठ बोलने की ये सजा पाई। मिथिला, जिसने तुम्हें किडनैप किया था उसे जानती हो?
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारा बच्चा हमें मिल गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी। मिथिला, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपको थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना चाहिए। मैंने मिथिला को उठाया था। वो तो तेरी बीवी की सहेली थी ना, तुम्हारे घर में मदद करती थी, तुम्हारा बच्चा संभालती थी, फिर क्यों किया तूने ऐसा? बात! क्योंकि वो मुकेश गडकरी की बेटी थी। मुझे लालच आ गया था जल्दी पैसा कमाने का, इसलिए उस दिन मुझे मौका मिला। और हेलो। हाँ मिथिला, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ दादा। अरे जो मेन रोड के बाहर जो कॉफी शॉप है ना, उधर आज मेरे दोस्त का जानकार प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उधर। बस 5 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखा के चली जाए। पर दादा, बाबू तो अकेले हैं घर पर। थोड़ी देर की बात है, बाहर से दरवाजा बंद करके आ जा। अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तुझे। अच्छा ठीक है। मेरे लोगों ने उसे उठा लिया। अच्छी जिंदगी जीना सबका हक है, लेकिन किसी दूसरों के पैसों पे नहीं, गुनाह के रास्ते पे चल के नहीं। और अगर ये बात तेरी समझ में आ गई होती ना, तो इस वक्त तू अपने बीवी बच्चे के साथ होता। अब जेल में सड़। सर एक मुकेश गडकरी का नाम इस्तेमाल करने की धोखाधड़ी ने मिथिला के जीवन को खंडित कर दिया और गौतम के अपने परिवार को गलत तरीकों से अच्छा जीवन देने की धारणा ने उसे अपने परिवार से दूर रहने की सजा इनाम में दिलवाई। गौतम को मिथिला को अगवा करने के लिए और निशा के पड़ोसियों को उसके बच्चे को अगवा करने और बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से नसीब होती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। अरे करुणा बेटा, चाह गार जाली। अरे ठंडी होगी चाय, दूसरी चाय दे। करुणा, ए करुणा। करुणा, करुणा, अरे अभी तो तुझे दूध पिलाया ना, फिर तेरा रोना चालू हो गया। तुझे तो तेरी बुआ ही संभाल सकती है। करुणा, आपने करुणा को देखा क्या? मला काय माहित। करुणा, करुणा। अरे चंद्रमा भी इसी घर में और चंद्रग्रहण भी इसी घर में। मेरे नाती को देख और इस पंटी को। करुणा की बात कर रही हूँ, देखा है कब उसको? वही तो। अरे यार मेरे शूज कहाँ हैं, रैकेट कहाँ है? तुम मेरा सामान क्यों छूती हो यार? कितनी बार कहा है तुम्हें? करुणा, 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 करुणा। ये कमला भी ना छुट्टी लेनी है तो एक दिन पहले नहीं बोल सकती। करीबत्ता कुठे ठेवला? करुणा, 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 करुणा। करुणा कहाँ गई? मेरी चाय ठंडी होगी, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। करुणा, अरे क्यों करुणा करुणा करके चिल्ला रहे हो? हाँ, पूरा घर सर पे उठा लिया है, लेकिन वो एक है जो पलट कर जवाब दे। जवाब तो तब देगी ना जब वो घर पे होगी। वो घर पे नहीं है। अगर अभी थोड़ी देर पहले तो चाय देके गई मेरे को, वो मैं गुठे गली थी वो। आई हाँ, याद आया, वो शायद रोहन को स्कूल लेने गई है। सुबह मेरे को बोली वो। भाभी मुझे पता है इसको संभालना कितना मुश्किल का काम है, पण मी ठरवलंय अब से तेरा सिर्फ 2 काम। एक तो इस राजकुमारी को संभालना और दूसरा आराम। आणि हो, रोहनची काळजी पण करू नकोस। तो उसको स्कूल बस तक छोड़कर भी आऊंगी और लेकर भी आऊंगी। तो बहुत अच्छी है। रोहन की बस का टाइम तो कब का हो गया? उसको लेने गई तो आती होगी। आ गया। अरे आ गया है तो। रोहन, तू अकेला है? तेरी अत्ते कहाँ है? हाँ, वो तो स्टॉप में आ ही नहीं थी। हाय, उसका फोन भी बंद आ रहा है।
ऐसे तो कभी नहीं करती वो हमेशा मुझे बता के जाती है। इतनी लापरवाही उसने कभी नहीं दिखाई है। कहाँ चली गई वो परेशान हो रही है, नहीं गई तो क्या, रोहन तो आ गया ना, वो भी आ जाएंगी। अरे किसी की मदद करने रुक गई होगी वो। लेकिन उसका फोन क्यों बंद हो रहा है? आई उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। अरे तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो, पता नहीं इसे कब से गई है वो। एक तो मैं लेट हो गया, मेरा जूता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास उसके फ्रेंड का नंबर है ना, माला का, उससे ट्राई करो। हाँ लगा उसका फोन। जी वैनी, करुणा है क्या उधर? नहीं, करुणा तो नहीं आई, लेकिन हाँ उसका कॉल आया था नोट्स के लिए। हाँ बोलना। माला सुनना, मुझे बायो के नोट्स व्हाट्सएप करना। तुझे पता है ना, लास्ट वीक मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अभी एग्जाम में टाइम है। अब होगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हनी हो, मेरा क्या तुम लोगों के जैसे नहीं है। तुम लोगों के लिए तो सफेद घोड़ी पर बैठकर राजकुमार आने वाला है, और मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है ना। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। अच्छा जब वो आए ना तो बोलना कि मेरे को फौरन फोन करे। हाँ जी ठीक है। क्या बोला उसने? करुणा, ये बबलू ने भी ना परेशान करके रखा है। कल सुबह से बुखार है, जो मजाले की मेरे हाथों से दवाई खा ले। कल तो करुणा ने दवाई खिलाई थी। करुणा कुछ काम नहीं कर रही हो तो घर में भेज दीजिए। वो अभी बाहर गई है, आएगी तो मैं बोलूंगी उसको। ताई, आप लोग तो नसीब वाले हो जो ऐसी मुलगी आपके घर में जन्मी है। मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। करुणा को भेज दीजिए। क्या बोल रही है? अभी तक नहीं लौटी वो? बाबा गए उसको ढूंढने। अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं, चलिए घर छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। एक मिनट अंकल, हाँ ये डब्बा जरा पकड़ लेना प्लीज। है अंकल, चुपचाप बैठे हैं, कोई टेंशन है क्या? अरे वो क्या है कि शाम से करुणा का कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई है शाम से। अच्छा थैंक यू बेटा, ये लो। आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ करुणा शाम से घर से गायब थी। रात ढलने को थी और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला था। जब एक जवान बेटी घर से गायब होती है तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर में बेटियां हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि करुणा कौन है। करुणा अपने परिवार की लाडली है। वो धुरी है जिस पर उसके पूरे परिवार की दुनिया घूमती है। वो बेटी है जो बेटी होकर भी अपने पिता को मां की याद दिलाती है, अपनी मां की सहेली बन जाती है, तकलीफें सहकर भी सिर्फ मुस्कुराती है। हे देवा, कुटे गेली। जवान लड़की है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, जल्दी आ जाए बस। तुझे क्या लगता है कोई उसे भगा के लेके गया? उसके साथ कोई कुछ गलत करेगा? अरे कुछ नहीं होगा उसके साथ गलत। अरे जैसी शक्ल है ना उसकी, उसके साथ कुछ गलत करने के तो बहुत दूर की बात, उसको देख के ही उसे उल्टी हो जाएगी। अरे बोलने से पहले कुछ सोचने का काम है कि नहीं तेरा? आई है, तुझे उससे कोई लगाव नहीं है माना, पर तेरे बेटे की बेटी है वो। अरे ये सोचकर तो चुप रह सकती है ना तू? हाँ हाँ, मुझे चुप करा दे, लेकिन दुनिया की बात वो तो चुप नहीं रहेगी ना। हाँ, 10 पीढ़ियों में ऐसी बदसूरत लड़की पैदा नहीं हुई है जो तूने पैदा की है, समझा? वो तो मैं तेरा और तेरे बाप का मुंह देख के चुप बैठी, नहीं तो मेरा तो मन करता था जैसे ही पैदा हुई ना उसको गला घोट कर मार दूं। बस अब तक गप बस आई, एक बात करने को बोली तू। अब बस करा ना, हम पहले से इतना परेशान है और अब तू। सुनिए, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ हाँ जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, वही अभी बाकी था। बाकी लड़कियों के लिए 12 तक ये दरवाजा में, हमारे बेटी के लिए पुलिस आएगी। बस इतना ही रह गया था अभी। रंजन हटकर। मैं हूँ सर, मैंने आपको फोन किया था। आपकी बहन गायब है, आपने बताया था। हाँ सर, उसका नाम करुणा है सर। शाम से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल था उसके पास, लेकिन तब से लेकर अब तक उसका फोन भी नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था आपने उसे? सर मैं करुणा की बहिनी हूँ। मेरे बेटे की स्कूल बस करीबन 5:30 बजे उसे तानाजी नगर बस स्टॉप पे उतारती है, और आज करुणा ने मुझे बोला था कि वो उसे लेने जाएगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं पहुंची। हो सकता है कोई दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। सर हमने सबके यहाँ पूछ लिया,
वो कहीं नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमारी करुणा बहुत समझदार लड़की है सर, अगर कहीं उसे जाना होता है तो बताकर जाती है, ऐसे नहीं जाती वो। 24 घंटे पूरे होने से पहले हम लीगली कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। हम लोग अनऑफिशियली उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो कल तक नहीं लौटती है तो आपको पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवानी होगी। जी सर। और कोई भी रहता है यहाँ पर या सिर्फ आप 4 ही हैं? सर मेरी आई है और मेरी 3 महीने की बेटी है। आई कहाँ है? वो अंदर कमरे में है सर। आप तो वही है ना जो उस दिन? साहब देखिए, धीरे बोलिए। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन वो बात हम लोगों ने घर में किसी को नहीं बताई है। और जो लड़की गुम हुई है करुणा, वो मेरी बेटी है जो उस दिन मेरे साथ थी। बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है आपकी लड़की। आजकल के जमाने में जब किसी का बुरा देखते हुए लोग आंखें नीचे करके चले जाते हैं, ऐसे में पहले उस लड़की को बचाना और फिर उस गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना, हम सब हैरान थे उसकी हिम्मत देखकर। सर मैं नहीं डरती किसी से, और गलत से तो बिल्कुल नहीं। सर मैं अदालत में उसके खिलाफ उसके सामने गवाही दूंगी। ये भी हो सकता है कि उस गुंडे मुख्तार का ही काम हो। उसे पता तो लग गया था कि करुणा उसके खिलाफ गवाही देने वाली है। हो सकता है उसे डराने धमकाने के लिए उठा लिया। बिल्कुल हो सकता सर, कल सुबह उसे कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। चलो। रूम की तलाशी लो, अगर कुछ मिल जाए देखो अच्छे से। मुख्तार के इस तरह अचानक गायब हो जाने से पुलिस के लिए करुणा को ढूंढना मुश्किल हो गया था। वैसे भी मुंबई जैसे महानगर में किसी को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अब वो अकेला शख्स जिस पर करुणा के अपहरण का शक था वो पुलिस की पहुंच से दूर जा चुका था, और इसके साथ साथ करुणा तक पहुंचने की उम्मीद भी दूर चली गई थी। और दूसरी तरफ करुणा के घर पर जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उसके परिवार वालों की नींद उड़ती जा रही थी। खा बेटा। क्या लगता है तुझे कि मैं ये खाना खा पाऊंगा? अरे मेरी बच्ची गायब हुई है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी करुणा। अरे आई, मेरी तो जान जा रही है ये सोच सोचकर कि अगर करुणा नहीं मिली या उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे मैं तो अब तक इस बात से खुश रहती थी कि उस जैसी शक्ल वाली लड़की से ना कोई शादी करेगा। कम से कम वो मेरा और मेरे बच्चों को अच्छे से संभालेगी, अच्छे से ख्याल रखेगी। अगर हमारी करुणा का भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट वक्सीडेंट हो गया ना तो हम भी उसका थोबड़ा बदल देंगे। ये काय बोलता आई तुम्ही? हाँ बेटी है वो मेरी। अरे सर, करुणा के भाई आके एफआईआर लिखवा गया है। हालांकि हमारी तफ्तीश तो पहले से ही होना है। ओके, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भेज दो और हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्टिगेट करो। सर हॉस्पिटल्स में हम पहले ही पता कर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में मुंबई में जितनी भी अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडीज मिली थी हमने सब चेक किया, उनमें से कोई भी करुणा नहीं है सर। गुड, मतलब ये होप तो है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और वो जिंदा। सर ना मुख्तार का कुछ पता चल रहा है और ना उसके पंडरों का। साफ पता चल रहा है कि सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि करुणा के गायब होने के पीछे मुख्तार का हाथ है। उसके सेलफोन की लोकेशन? सर मुख्तार और करुणा के सेलफोन हमारे रडार पर हैं। मुख्तार का सेलफोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। उसका लास्ट नोन लोकेशन मीरा रोड का है जो कि उसका अड्डा है। लेकिन करुणा के सेलफोन की ट्रैकिंग से एक बात पता चली है सर, उसका सेलफोन आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास 5 मिनट के लिए स्विच ऑन हुआ था, पर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और अब तक स्विच ऑफ ही है। फोन स्विच ऑन कहाँ हुआ? सर मलाड स्टेशन के पीछे सब्जी मंडी। मलाड पुलिस से कांटेक्ट करो। अगर तिलहान है, बच्ची है भी वो, पर तुझे तो दुनियादारी समझती है ना, तुझे पता है ना कि कैसी है ये दुनिया, फिर भी तूने उसे रोका नहीं जाने दिया। अरे कितने बड़े खतरे में डाल दिया तूने उसे, कुछ पता है तुझे? और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कहाँ के तुम्हें ऐसा? करुणा ने बोला था मुझे आपको दिल की बीमारी है, ये बात सुनकर आपको कुछ होना चाहिए इसलिए। और अब मेरे दिल पर क्या गुजरेगी तुझे पता है? हटकर साहब, आपकी बेटी ने जो किया उस पर पछतावा करके उसकी बहादुरी की बेइज्जती मत कीजिए। मैं जानता हूं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए,
लेकिन अब भी हम इसमें जी रहे हैं क्योंकि आपकी बेटी करुणा जैसे लोग इस दुनिया में हैं। साहब कुछ पता चला उसके बारे में? फिलहाल नहीं, लेकिन यकीन रखिए जब तक आपकी बेटी मिल नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। करुणा को जानते थे आप? बहुत अच्छी लड़की थी करुणा, सबके सुख दुख में काम आती थी और पूरा मोहल्ला उसको बेटी जैसी मानता है। करुणा को आखिरी बार कब देखा था? उस दिन शाम को यही मिली थी, इसी गली में। आस पड़ोस में कोई ऐसा जो करुणा के ज्यादा ही करीब हो? करुणा तो सबके करीब है, सब जन उसे बहुत मानते हैं, लेकिन हेमलता कुछ ज्यादा ही मानती है उसे। मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा, उसे सीरत नहीं सूरत चाहिए थी। सो एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके घर ले आया। उसके अलावा कोई और? शाश्वत नहीं किसी बाई को, मतलब उसकी घरवाली। जी काफी अच्छी बातचीत है मेरी अंकल से। करुणा मेरी वाइफ की बहुत अच्छी सहेली है। इनफैक्ट मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान करुणा ने ही सब कुछ संभाला है। आपके कैसे रिश्ते हैं करुणा के साथ? ये कैसा अजीब सवाल है सर? करुणा इस घर की बेटी है। सवाल अजीब है, लेकिन इसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे रिश्ते हैं आप लोगों के करुणा के साथ? वो आपको बताएंगे नहीं सर। बहुत दुखी रहा करती थी करुणा। कोई है उसके घर में जो दिन रात उसके मरने की दुआएं मांगता है। किसकी बात कर रही हैं? उसकी आजी। करुणा सुंदर नहीं थी सर, बदसूरत थी बेचारी। बस इसी बात की तकलीफ थी उसकी आजी को। दिन रात उसे ताने देती, हमेशा कोसा करती थी। हेलो सर, मुझे आपको कुछ बताना है। आप पीछे वाली गली में आ जाइए। ठीक है, बाकी लोगों से पूछताछ करो, मैं आता हूँ। ओके सर। आपने फोन किया था? आप? जी सर। ऐसी क्या बात थी जो आप अपने परिवार के सामने नहीं बता सकती? सर, ये एक राज की बात है जो मेरे, करुणा और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं जानता। और सर, मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी सदस्य को इस बात का पता चले। और आपको लगता है कि इस बात का करुणा के गायब होने से कुछ संबंध है? सर, मैं यकीन तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो भी सकता है। सर, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड एक धंधे वाली के पास जाया करते थे। इसी एरिया में रहती है वो। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने करुणा को बताया। फिर करुणा मुझे वहाँ लेके गई। बहुत कोशिशें की करुणा ने उसे समझाने की, पर वो एक बार भी नहीं माने। उसने कहा कि वो मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गुस्से में आकर करुणा ने उसे। और आपको लगता है कि उसी औरत ने करुणा को? सर, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने करुणा के साथ। आपके पति इस वक्त कहाँ मिलेंगे? ये सच है सर। चंद्रा के प्रेगनेंसी के वक्त मेरे कदम बहक गए थे। ये बात करुणा को पता चल गई। फिर उसने मुझसे बात की। भैया, आपको बेटी हुई है, कल को वो भी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो भी माँ बनेगी। और सोचो, अगर कल को उसका पति उसके साथ ऐसे करता है जैसे आपने वहीनी के साथ किया, तो कैसे लगेगा आपको? हाँ सर, मैंने उसी वक्त अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मुझे नहीं पता था सर कि मेरी गलती की कीमत मेरी छोटी बहन को चुकानी पड़ेगी। कहाँ रहती है और? पुलिस। सामे सच बोल रही है। मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। वो पहला और आखिरी दिन था जब मैं उससे मिली थी। तुम नहीं मिली होगी तो किसी और से मिलवाया होगा पैसे देकर। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना जब तेरे इलाके में आकर तुझे धमकी देकर चली गई थी वो? हाँ, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन साहब मुझे गुस्से से ज्यादा तो डर लग गया था उस लड़की की बातों से। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जो कह रही है वो कर देगी। इसलिए मैंने तय कर लिया था साहब कि जब भी उसका भाई आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद ना तो उसका भाई आया, ना उसका कोई फोन आया। सर चाय। क्या सोच रहे हैं सर? ये इतनी आसानी से बोलने वाली नहीं है, बहुत चालू है।
और जिस तरह के धंधे में ये लोग हैं, इनके ऊपर कई लोगों का हाथ होता है और ज्यादातर लोग शरीफ नहीं होते। इस पर और इससे मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखो। ओके सर। किसी भी हादसे के पीछे दुश्मनी या बदले की भावना हो ये मुमकिन है, लेकिन कुछ मासूम अपनों का ही शिकार बन जाते हैं। करुणा की दादी को करुणा की शक्ल की वजह से उसके अस्तित्व से नफरत थी। वहीं करुणा की भाभी का प्यार भी सिर्फ दिखावा ही था। दरअसल भाभी के लिए करुणा किसी आया से कम नहीं थी। करुणा का भाई भी बाजारू औरतों के साथ रिश्ता रखने की वजह से करुणा के सामने शर्मिंदा हो चुका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि करुणा के गायब होने के पीछे दादी की नफरत, भाभी के मतलब और शर्मिंदगी की वजह से उपजे उसके भाई के गुस्से का हाथ रहा? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस के अलावा एक व्यक्ति ने करुणा की तलाश में दिन रात एक कर दिया था, और वो थे करुणा के पिता। अरे पूरा एक सिगरेट देना। लेकिन अंकल आपने तो छोड़ दी थी ना, क्या हुआ? परेशानी है कोई? करुणा को अभी इधर आते जाते देखा क्या तूने? लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे गई होंगी, काम से आ जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ? नहीं सांगितलं एकदा, नाही सांगितलं ना? एक मिनिटासाठी नाही, ना. नाही, नाही. सोडा ना बाबा, एक मिनिटासाठी. तू करने क्या वाली है? मी दाखवते नाही, काय कर. नाही. बाबा अरे तो बाबा आपको शपथ है मेरी. बेटा देख मेरी बात सुन. अरे इतने सालों की आदत है मेरी, एक दिन में कैसे छूट जाएगी? ते काय माहित नाही. तुम्ही मला सांगा, आपको मैं ज्यादा प्यारी हूँ या ये सिगरेट? अरे बेटा तू प्यारी है. तो फिर अगर दोबारा आपने ये सिगरेट को हाथ लगाया ना, तो जिंदगी में मेरी शक्ल आप कभी नहीं देखोगे. अंकल, अंकल क्या हो अंकल? नहीं चाहिए ये, रख तू. मैं देखता हूँ करुणा को. सर करुणा के बारे में जितना भी जानने को मिला है, उसे यकीन नहीं होता कि आज के वक्त भी इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है. हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है. यस सर, आई होप कि वो हमें सही सलामत मिल जाए. हेलो, कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं. निभा, आई थिंक तुम्हारी विश पूरी होने वाली है. यू टर्न लो जल्दी. अरे थांबा थांबा थांबा, जाएगी जाएगी जाएगी. मुख्तार, बहुत ढूंढना पड़ा तुझे. लेके चलो इसे. रुक मुख्तार, रुक रुक रुक. थक गया होगा ना दौड़ते दौड़ते. चल थाने में चलकर तेरी थकान उतार. लेके चलो इसको. चल. क्या क्या करुणा के साथ बोल. साहब मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब. मेरी जब जमानत हुई ना साहब, मैं सीधा गांव चला गया था. मेरी भांजी की शादी थी ना. और तेरे पंटर लोग, उन्हें भी अपने साथ लेकर गया था बारात में नचवाने के लिए. हाँ, जब करुणा के साथ कुछ नहीं किया था तो अंडरग्राउंड क्यों हुआ? और वो भी उसी दिन जिस दिन करुणा गायब हुई. साहब मेरे छोकरी लोग ने बताया था मुझे वो लड़की के गायब होने के बारे में. साहब मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप लोग का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, और जब मैं नहीं मिलूंगा तो आप मेरे छोकरे लोग को परेशान करोगे. इसलिए सबको परेशानी से बचने के लिए मैंने बोला अंडरग्राउंड हो जाओ. लगता है शादी में खिलाई पिलाई ज्यादा हो गई है, इसीलिए सच नीचे दब गया. निकालो जितना भी खाया पिया है, अपने आप सच बाहर आएगा. साहब सर, करुणा का फोन ऑन हुआ है लेकिन किसी और सिम के थ्रू, और हमारे साइबर सेल ने उसके फोन को उसके IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक किया है और उसके लोकेशन का भी पता कर लिया है. लेकर आओ फोन और उसके नए ऑनर को. सर. अरे सर, मेरे को क्यों लिया है सर? मैंने क्या किया सर? ये वो आदमी करुणा का है. कौन करुणा सर? वही जिसका मोबाइल है तेरे पास. उसी से लिया था ना मोबाइल तूने? सर ये मोबाइल तो एक लड़के से लिया है. कौन लड़का? सर आज सुबह जब मैं घूमने जा रहा था. और सर 2 मिनट आपसे बात करनी थी सर. मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे रेलवे का एग्जाम देने के लिए, और मुझे किसी ने नशे की दवाई खिला के सारा सामान लूट लिया. अभी सिर्फ मेरे पास सिर्फ ये मोबाइल है सर. अगर आप इसको खरीद लेंगे तो मेरे पास बहुत मेहरबानी होगी सर. कितने का? सर मैंने तो 12,000 का लिया था नए में. अभी आपको जो देना दे दीजिए. अभी मेरे पास सिर्फ ये 2,000. सर ये तो बहुत कम है, मेरे को घर जाना है सर. ठीक है फिर तुम मोबाइल वापस. सर कुछ और दीजिए, 500 और दीजिए. अच्छा बस चलिए 2,000 रख लीजिए आप.
आप वापस जा सकते हैं नीचे। चेहरा याद है उसका? हाँ सर। ये तो जमाल है, छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, कई बार जेल भी जा चुका है। लेकर आओ इसे। यस सर। देख जमाल, अगर चाहता है ना कि तेरे बदन पर खाल बची रहे तो सीधी तरह बता दे कि क्या किया तूने करुणा के साथ। हाँ बोल। बताता हूँ सब बताता हूँ। 2 दिन पहले तानाजी बस स्टॉप के पास एक लड़की को जाते देखा था, उसके हाथ में मोबाइल था साहब। वो आसपास कोई नहीं था तो मैं उसके पीछे लग ली। अरे चोर, मेरा मोबाइल चोर। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जिस बस स्टॉप से करुणा गायब हुई थी और जहां से जमाल ने उसका मोबाइल फोन चोरी किया था, उस बस स्टॉप और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था और अब तक करुणा का कोई अता पता नहीं था। और ऐसे में पुलिस के पास एक ऐसी खबर आई जिसने जांच की दिशा को एक नई और महत्वपूर्ण संभावना दी। क्या थी ये खबर और कौन लेकर आया था उसे? सर, करुणा के घर जो बाई काम करती है वो आपसे मिलने आई है। मुझे लगता है उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारी इस केस में मदद कर सकता है। चलो। करुणा दीदी के पड़ोस में एक ताई रहती है साहेब, हेमलता नाम है उनका। उन्होंने अपने छोकरे के लिए करुणा दीदी के घर वालों से उनका हाथ मांगा था और वो लोग भी खुशी खुशी राजी हो गए थे साहेब। पर जब वो छोकरे को पता चला तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया साहेब। क्योंकि करुणा सुंदर नहीं थी। फिर बाद में उस लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की और शादी के बाद दोनों की नहीं जमी। ये बात पता है हमें, हेमलता जी ने खुद बताई थी। लेकिन इसका करुणा के गायब होने से क्या लेना देना है? अरे है साहेब, बच्चा होने के बाद उन दोनों की लड़ाई और बढ़ गई। वो लड़की ना तो अपने पति का ध्यान रखे, ना तो बच्चे का और ना सास का। सारा घर सब तितर बितर हो गया था। वो तो हमारी करुणा दीदी थी तो बच्चे का देखभाल करती थी और इसके लिए सारा घर करुणा दीदी का बहुत एहसानमंद रहता था। पर वो लड़की को लगा कि करुणा दीदी ये सब उसका घर तोड़ने के लिए कर रही है। पहुंच गई एक दिन करुणा दीदी के घर और उनको टुकड़े टुकड़े करने का धमकी देकर आई थी साहब। हो सकता है उसने अपनी गलतफहमी और नाराजगी के चलते ऐसा कहा हो। जो कहानी तुम सुना रही हो उसमें ऐसा तो हो ही सकता है ना। 1 मिनट। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। तांबे, दीपा, अब जा सकते हैं। क्यों इस एक फोन कॉल ने पुलिस वालों को चौंका दिया था? ऐसी क्या खबर मिली थी जिसे सुनकर वो दौड़ पड़े थे? क्या करुणा की तलाश अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी या फिर किसी खतरनाक अंजाम पर पहुंचकर ठिठक गई थी? करुणा की सलामती की खबर के साथ माँ बाप की उम्मीदें, भाई का प्यार, परिवार के बाकी सदस्यों के अलावा पूरे मोहल्ले की अब तक मांगी गई दुआएं जुड़ी थी। क्या इन उम्मीदों, इस प्यार को जिंदगी मिलने वाली थी? क्या दुआएं सुन ली गई थी या फिर कोई ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था जिसकी कल्पना इनमें से किसी ने भी नहीं की थी? उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी ना तूने उसे? मैडम, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? मैंने करुणा को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही है मैडम। मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ मोबाइल छीना और उसको भेज दिया, बस इतना ही किया था। तूने सिर्फ मोबाइल छीना, लेकिन करुणा ने तुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। तू डर गया कि तू पकड़ा जाएगा और खुद को बचाने के लिए तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। साहब किसी को भी पूछो साहब, मैं अपनी भांजी की शादी में गया था साहब। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया होगा तो अपने आदमियों से करवाया होगा। गवाही देने वाली थी ना तेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप में, और लंबे समय के लिए अंदर जाता तू। इसीलिए तूने उसे किडनैप करवाया ताकि उसे डरा धमकाकर उसका इरादा बदल सके। लेकिन जब उसने अपना इरादा बदलने से मना कर दिया तो तेरे पास और कोई चारा बचा ही नहीं होगा सिवाय उसे मारने के, है ना? सच है ना? हाँ सच है ना? ये अंदर बंद रखो सबको और तब तक मत छोड़ना जब तक कोई अगला क्लू ना मिले। सर,
करुणा के बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट करुणा की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुई थी। यानी कि किसी ने करुणा का मर्डर पहले किया और फिर बाद में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ इंस्टॉलमेंट में फेंका ताकि उसकी पहचान न की जा सके। नहीं था मैं, लाश के टुकड़े करने के पीछे उसका मकसद लाश की पहचान छुपाना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथ काट कर फेंकने से पहले वो उस पर गुदा हुआ टैटू का निशान मिटाने की कोशिश जरूर करता। वो सिर्फ टुकड़े करके लाश को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करने की बजाय अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंक के खुद के पकड़े जाने के चांसेस को क्यों बढ़ाएगा? वो खुद के पकड़े जाने के चांसेस को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि कम कर रहा है। मतलब अगर पॉसिबल होता तो पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करता और वहां से निकल जाता। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि जिस जगह उसने लाश को रखा है वो कोई सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि कोई क्राउडेड प्लेस है, जैसे मार्केट या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई मोहल्ला। राइट, और उस जगह से लाश को लोगों की नजरों में आए बिना निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगा रहा है। एक और बात, लाश के जितने भी टुकड़े हमें मिले सब तकरीबन एक ही साइज के हैं। जैसे हाथ के 3 टुकड़े किए गए। अब सवाल यह है कि पूरा हाथ क्यों नहीं? क्यों सर? क्योंकि जिस कंटेनर में वो लाश के टुकड़े यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो बड़ा नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है सर? कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को स्टोर करने या फिर कैरी करने के काम में आती है, लेकिन इतनी आम है जिस पर लोगों का ध्यान ना जाए। सोचना यह है कि वो क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर, पॉलीथीन बैग या फिर कुछ और ऐसा ही। नहीं, अगर वो पॉलीथीन बैग या ऐसे किसी बैग में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो उसे सारे टुकड़ों को एक्यूरेटली एक ही साइज में काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर कोई सॉलिड कंटेनर है या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकती, और इसीलिए उस चीज के आकार के हिसाब से उसे सारे टुकड़ों को एक ही साइज में काटना पड़ता है। कॉल द टीम, एक सर्च ऑपरेशन शुरू करो। उस मोहल्ले के हर घर की तलाशी, करुणा का घर भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। पुलिस ने उस मोहल्ले के हर एक घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। करुणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके कत्ल को 11 दिन बीत चुके थे और एक दिन बाद उसकी 12वीं की रस्म निभाई जाने वाली थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा 11 दिनों तक इस संसार में भटकती है। कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, कुछ मोह के धागे होते हैं जिन्हें टूटने में वक्त लगता है, लेकिन 12वें दिन वो इस संसार से अपने हर नाते, हर मोह को तोड़कर हमेशा के लिए विदा लेती है। अगर इस मान्यता में थोड़ी भी सच्चाई है तो करुणा की आत्मा की सिर्फ यही इच्छा रही होगी कि किसी भी तरह इस दुनिया से नाता तोड़ने से पहले उसके गुनहगारों को सजा मिल जाए और उसे इंसाफ। और आज जब उसका परिवार उसकी 12वीं की रस्म निभाकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए विदा करने वाला था, तब सवाल सिर्फ यही था कि क्या करुणा की आखिरी और अधूरी इच्छा पूरी होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत गलत किया तेरे साथ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। दिखाती तो तू ऐसे थी जैसे तू करुणा से बहुत प्यार करती है। हर वक्त उसके नाम की माला जपती रहती थी, और आज जब उसका 12वां है तो अब आ रही है तू सबसे आखिरी में। ऐसा नहीं हो बहनी, मैं तो शर्मा जी के घर का काम खत्म करके तुरंत ही आ रही थी, पर उस शर्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई।
उनको बहुत उल्टी होने लग पड़ा। बाहर का खाना खा खा कर तबीयत खराब हो गई है उनकी। बीवी हर दिन खाना बनाती है तब भी बाहर का खाते हैं। शर्मा कौन है? ये जो पड़ोस में रहते हैं। शर्मा जी। जी तबीयत खराब है फिर भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं? हाँ सर, वो तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है ना सर, फैमिली के लिए। हाँ, और उसके लिए अच्छी सेहत भी ज़रूरी है, जिसका ख्याल आपकी बीवी रखती है, रोज़ टिफ़िन बना कर देती हैं आपको। जी जी सर। फिर भी आप बाहर का खाते हैं और पेट खराब करते हैं। आपका मतलब मैं नहीं समझा सर, मतलब आप क्या? नहीं, मैंने सुना है कि मिसेस शर्मा काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि आज टेस्ट कर लेते हैं, चख लेते हैं थोड़ा सा। सर आज रहने दीजिए सर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए फिर कभी सर आइए घर पे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है। नहीं सर, वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर, मुझे आपके बॉस से मैं बात कर लूंगा। सर आप कभी आइए, घर पे आइए। घर पे भी आएंगे पर साथ में चलेगा। साथ में लंच करेंगे सर, आप घर में लंच। सर आज के लिए छोड़ दीजिए सर, अगली मीटिंग है। आपके बॉस से प्लीज आज मेरी मीटिंग है सर, आज छोड़ दीजिए, आज समझ लीजिए। यह है घर का बनाया हुआ खाना। इसी कंटेनर को हम ढूंढ रहे हैं जिसमें टुकड़े ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। पकड़ो इसे। उस दिन शाम को मैं घर पर अकेला था जब करुणा वहां आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी में, सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। भैया पुलिस को फोन करना है। दिन दहाड़े वो आदमी मेरा मोबाइल छीन के लेके गया, और उस दिन तो वो गुंडा उस लड़की को छेड़ रहा था। शांत हो जा बेटा। लेकिन भैया मेरा फोन दुनिया है, दुनिया में ये सब चलते रहता है। तो और क्या करती सर, हमारे समाज में एक अकेली लड़की की क्या कीमत है ये सब जानते हैं, और उसका एक उदाहरण तो मेरे सामने पड़ा था, मेरी करुणा। ये जेल चले जाते तो मेरे बच्चे का क्या होता, मेरा घर टूट जाता, मैं बर्बाद हो जाता। उसकी लाश का पहला टुकड़ा है और ये आखिरी दिन, ये आखिरी टुकड़ा। करुणा देखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए शाश्वत को लगा कि अगर वो उसकी तरफ बाहें फैलाएगा तो करुणा इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगी और दौड़कर उनमें समा जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके अहम को ठेस पहुंची और वो इस शर्मनाक हादसे को अंजाम दे बैठा, जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब भी कोई जुर्म होता है, खासकर महिलाओं या लड़कियों के साथ, तो उसके होने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जुर्म के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। ऐसे अपराधों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और वो होता है खुद अपराधी और उसकी घटिया मानसिकता। मैं उसे किधर किधर ढूंढ रहा था, अनजाने में ही सही अपनी बेटी को ये पाप कंधा तो दे सका। करुणा के साथ हुआ हादसा हमें यह सीख देता है कि अच्छा और भला होना जरूरी है, लेकिन दूसरों की नीयत में छुपी बुराई को पहचानना और उससे सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमारे साथ तभी गलत नहीं होता जब गलती हमारी होती है। कई बार हमें दूसरों की गलतियों की भी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि करुणा को चुकानी पड़ी। फिर किसी करुणा के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसी उम्मीद के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।